हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी है, 10th क्लास के अंदर ही पढ़ा है, 12th क्लास के अंदर ही पढ़ा है और इंजीनियरिंग के अंदर भी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन ओम्स लॉ से निकलते हैं। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट डेवलप करता है एक तरीके से, किसके बारे में? और रेजिस्टेंस के बारे में, करंट के बारे में और वोल्टेज के बारे में, वो भी खासतौर पर कंडक्टर्स के लिए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं ओम्स लॉ। कहने के लिए तो ये बहुत सिंपल लॉ है, पर बहुत से लोग फिर भी इसे पढ़ने में गलती कर ही जाते कहीं ना कहीं। देखो, सबसे पहले ओम्स लॉ ये लागू होता है इन मेटेलिक कंडक्टर्स। ये भी याद रखना, ये कंडीशन है। बहुत सारे लोग ओम्स लॉ हर जगह लगा देते हैं, कहीं सेमीकंडक्टर्स में भी लगा रहे हैं, इंसुलेटर्स के अंदर भी लगा रहे हैं। नहीं, सिर्फ ओम्स लॉ लागू होता है मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए। किन के लिए लागू होता है? मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए। सो इन मेटेलिक कंडक्टर करंट फ्लोइंग इन अ वायर, जो करंट है जो किसी वायर के अंदर फ्लो करता है। ये मान चलो मेरे पास एक वायर है, इस वायर के अंदर क्या फ्लो हो रहा है? करंट आई फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? करंट आई फ्लो हो रहा है। तो ये जो करंट आई फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस या अप्लाइड वोल्टेज के, ठीक है। तो करंट इज फ्लोइंग इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। क्योंकि याद रखना, बहुत से लोग, तुम लोग इसे इस तरीके से पढ़ लेते हो, वी प्रोपोर्शनल टू आई, बल्कि ये गलत है। आप इसे कभी इस तरीके से बोल नहीं सकते। हमेशा इसे बोला इसी तरीके से जाता है कि करंट फ्लोइंग इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। सो इट कैन बी रिटन एज, इसको लिखा इस तरीके से जाता है, बोला नहीं जाता। बोला इसे हमेशा इस तरीके से जाएगा। तो क्यों? क्योंकि वायर के अंदर फ्लो होने वाले जो करंट है वो प्रोपोर्शनल था वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज आएगी तभी करंट डेवलप होगा। बिना वोल्टेज के करंट डेवलप नहीं होगा किसी भी कंडक्टर में। क्यों? क्योंकि अगर मैंने मान चलो बैटरी ही नहीं लगाई, अगर ये मैंने बैटरी ही नहीं लगाई तो क्या करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। तो जैसे ही मैंने बैटरी लगा दी वैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर, है नहीं? तो यानी वोल्टेज ही क्या कर रहा है? करंट को क्रिएट कर रहा है एक तरीके से। यानी ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज जब इंक्रीज या डिक्रीज होगी, जब ये इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो करंट भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब है कि करंट फ्लोइंग इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। यानी अगर मैंने वोल्टेज बढ़ाई तो मेरा करंट भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, और ये चीज घटेगी तो ये भी घटेगी। सो इट कैन बी रिटन एज वी प्रोपोर्शनल टू आई। और जो प्रोपोर्शनल हटता है, प्रोपोर्शनल की जगह आता है कांस्टेंट। और यहां पर ये जो कांस्टेंट है वो आर है। क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। अब सबसे बड़ी बात आती है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट क्यों है यहां पर? तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट किसी भी मटेरियल के अंदर सिर्फ जब ही हो सकता है जब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। तो इसकी ओम्स लॉ के लिए सेकंड कंडीशन आ जाती है, इन मेटेलिक कंडक्टर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हुआ तो ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं होगा। ओम्स लॉ लागू ही जब होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ओम्स लॉ भी वेरीफाई नहीं होगा, ओम्स लॉ लागू ही नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। आई प्रोपोर्शनल टू वी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ओके, तो V इज इक्वल टू आई आर। ये प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल की जगह क्या? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर। और ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टर्स आर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्योंकि हमारे पास जो कंडक्टर्स हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर भी इंक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए तुम देखते हो कि गर्मी के अंदर जो ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जो पावर ड्रॉप्स होते हैं वो ज्यादा होता है, क्योंकि लॉसेस बढ़ जाते हैं। लॉसेस क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, और रेजिस्टेंस के बढ़ने से हीट लॉस इंक्रीज होते हैं, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो हीट लॉस इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है, हमारे पावर ड्रॉप बढ़ जाता है गर्मी के अंदर, इसलिए। और सर्दियों में नहीं होता, क्योंकि सर्दियों में क्या था? टेम्परेचर डाउन करता है, और टेम्परेचर डाउन करेगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हुआ तो होगा क्या? जो हीट डेवलपमेंट है उसके अंदर आई स्क्वायर आर टी वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पावर लॉस कम होगा,
लॉसेस कम होंगे तो पावर ड्रॉप भी कम होगा और एफिशिएंटली वर्क भी हो पाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। ठीक है, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता और बढ़ता है। इसलिए ओम्स लॉ को वेरीफाई कराने के लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया। अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होगा तो ये लॉ वेरीफाई नहीं हो सकता। देखो समझाता हूं एक डायग्राम, एक एग्जांपल थ्रू। V इज इक्वल टू IR है, ठीक है, R तो कांस्टेंट है या नहीं है? चलो मैं V को कांस्टेंट ले लेता हूं, ज्यादा अच्छे। V इज इक्वल टू कांस्टेंट, V मैंने कांस्टेंट लिया, यानी वोल्टेज मेरे पास 220 की सप्लाई है और 220 की ही मेंटेन्ड है। तो जो I है वो डिपेंडेंट हो जाएगा रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट घट जाएगा, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझो। मान के चलो मेरे पास एक पेपर है, क्या है ये पेपर है, इस पेपर को मैंने फोल्ड कर लिया, मैंने इसको एक नैरो ट्यूब बना लिया। अब मान के चलो ये मेरा जो हाथ है ना, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? रेजिस्टेंस का। और इसके अंदर जो फ्लो होने वाली चीज है, क्या है? फ्लो होने वाली चीज है, ये करंट है। ये क्या है? करंट है। एक डायग्राम में अब देखो, ये हो गया, ठीक है, इसके अंदर ये करंट फ्लो होगा, ये करंट है, ठीक है, और मैं इस पर जो फोर्स लगाऊंगा इसको मान लो ये वोल्टेज है। क्या है? वोल्टेज है। अब होगा क्या कि देखो पहले रेजिस्टेंस नहीं है, कांस्टेंट टेंपरेचर रेजिस्टेंस ना रहेगा, मैंने जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा, करंट की स्पीड बढ़ेगी, करंट बढ़ जाना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं मान के चलो क्या करूं, तेज बह रहा है करंट, अगर मैं धीरे धीरे फोर्स लगा रहा हूं तो धीरे धीरे बह रहा है एक तरीके से। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वोल्टेज के चेंज होने से करंट चेंज हो जाता है। बट अब हुआ क्या कि मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करना स्टार्ट हुआ, तो होगा क्या, वोल्टेज में उतनी बढ़ा पर करंट उस अमाउंट में नहीं बढ़ना ना, तो ये लॉ वेरीफाई नहीं हो रहा। तो होगा क्या, तो इसलिए कहा गया कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा और तभी ये ओम्स लॉ वेरीफाई होगा। अब देखो होगा क्या, मैंने इसे टाइटली क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं ना, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दिया मैंने, रेजिस्टेंस को धीमा कम करना स्टार्ट हुआ, आराम से मूव कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। क्लियर है? चलिए, तो R बढ़ा तो करंट घट गया, और अगर R को घटा दोगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। सही है? ये तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन है, इन अ मेटेलिक कंडक्टर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर current flowing in a wire is directly proportional to the applied potential difference और potential difference across a conductor। ये है आपके पास ओम्स लॉ, ठीक है, जो कि है आपके पास I proportional to V। ठीक है, क्योंकि करंट वोल्टेज पर डिपेंड करता है, वोल्टेज करंट पर डिपेंड नहीं करती। और इसी की वजह से इसका ग्राफ देखो कैसा बनता है, क्योंकि I डिपेंड करता है किस पर? वोल्टेज पर। जो चीज ये याद रखना, ग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि करंट यहां होगा, वोल्टेज यहां होगा, आप याद करते हो, रटते हो उसको, तो ऐसा मत करो। हुआ क्या कि करंट वोल्टेज पर डिपेंडेंट है ना, तो जो चीज डिपेंडेंट है वो हमेशा वाई एक्सिस पर होती है, क्योंकि वाई एक्सिस हमेशा आउटपुट के लिए रिप्रेजेंट होता है। तो करंट रिप्रेजेंट हो गया यहां कि करंट डिपेंडेंट है वोल्टेज के ऊपर, और जो इंडिपेंडेंट है, जो इनपुट है, वो एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट होगा। आया समझ में? ये है आपके पास ओम्स लॉ। तो ये याद रखना, ओम्स लॉ है क्या? I प्रोपोर्शनल टू V। और आप हमेशा से यही बोलोगे, आप इसे ये मत बोलना, अगर आपने ऐसा बोल दिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? और दूसरा फिर V इज इक्वल टू IR, यहां से तीन चीज आ गई, VIR, तो यहां से फॉर्मूले बना सकते हो। V इज इक्वल टू IR, आप नॉर्मली बोल सकते हो V है वोल्टेज निकालने के लिए, करंट निकालने के फॉर्मूला वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस निकालने के लिए वोल्टेज अपॉन करंट। क्लियर है? चलिए